विद्यार्थियों, व्याकरण के अध्ययन से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को जान लेते हैं जो बहुत आधारभूत हैं और जिनको जाने बिना व्याकरण में आप आगे समझना आपको कठिन होगी। व्याकरण की बहुत सी जो शब्द रचना है, शब्द निर्माण है, शब्द भंडार है, उनको समझने के लिए और किस प्रकार से हम मात्राओं का, स्वरों का, व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, ये सब जानने के लिए कुछ आधारभूत जो तथ्य हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है, आधारभूत चीज़ है वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला। तो वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। वर्ण वो मूल ध्वनि होते हैं, मूल ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई होते हैं जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें। तो मुंह से जैसे किसी प्रकार की ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को जब हम किसी चिन्ह के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। अब वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह हिंदी भाषा में। तो स्वर जो हैं वो ऐसे वर्ण होते हैं जो मुख्य रूप से कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इसमें जीभ का प्रयोग कम होता है और जीभ मुख के अन्य किसी भाग से कम स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि व्यंजनों में जीभ कहीं दांत से टकराती है, कहीं तालू से टकराती है और कुछ व्यंजनों में होंठ आपस में टकराते हैं, लेकिन स्वरों में ऐसा नहीं होता। केवल होंठों के आकार में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन वो आपस में टकराते नहीं। इसी प्रकार से जीभ ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मुंह में कहीं पर टकराती नहीं। तो ये तो स्वर को बोलने की बात हुई। तो स्वर की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। तो साथ में भी बोले जा सकते हैं, लेकिन बिना व्यंजन की सहायता के भी बोले जा सकते हैं। व्यंजन जो है, व्यंजन जब हम बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वर लग जाता है, चाहे वो छोटे आ का ही स्वर क्यों ना हो। तो ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। कौन कौन से स्वर हैं वर्तमान में हिंदी भाषा में? अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर हैं। चूँकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकली है, तो संस्कृत भाषा में थोड़ा वर्णमाला में अधिक वर्ण थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका प्रयोग कम होता गया, उनका उच्चारण समाप्त प्रायः हो गया। इसलिए जो वर्तमान समय में जिन स्वरों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है, जिन व्यंजनों, जिन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है, उनको ही अब माना जाता है कि यही स्वर हैं, यही व्यंजन है। तो 11 स्वर हैं। इसमें दीर्घ और ह्रस्व में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो कम देर तक बोले जाते हैं, जैसे ये अ, इ, उ और ऋ, ये ह्रस्व स्वर हैं। और बाकी बचे हुए दीर्घ स्वर हैं, जैसे आ से 2 गुना समय तक बोला जाए, बड़ा आ जिसे बोलते हैं आ। ई से 2 गुना समय तक बोली जाए, ई, ऊ, और इसके बाद ए, ओ, औ। तो ये जितने भी दीर्घ स्वर हैं कहीं ना कहीं ह्रस्व स्वरों, 2 ह्रस्व स्वरों से मिलकर बने हैं। अब इसके बाद आता है व्यंजन। एक प्लुत स्वर भी होता है। प्लुत स्वर जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो जो स्वर 3 गुना अधिक बोला जाता है उसके आगे 3 लिख दिया जाता है। ओ जो है सामान्य ओ की तुलना में 3 गुना अधिक देर तक बोला जाए तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। व्यंजन के साथ लगते समय स्वर का रूप छोटा हो जाता है तो उसको मात्रा कहते हैं। अब मात्रा व्यंजन में लगाई जाती है। अलग से अगर स्वर लिखा जाता है तो स्वर पूरा लिखा जाता है, लेकिन जब व्यंजन में स्वर का प्रयोग किया जाता है तो वो
मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ पर अब ये आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, केवल व्यंजन में से हलंत हट जाता है। दीर्घा, इसमें ये मात्रा होती है, जिसे डंडा बोलते हैं बड़े आ का। ई, इसकी मात्रा इधर बाएं साइड से होती है। बड़ी, इसकी मात्रा दाएं साइड से होती है। उ, इसका ये इस तरह से मात्रा होती है। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। री, इसको इस तरह से नीचे लगा देते हैं व्यंजन के नीचे। ए, अब यहाँ पर देखिए एक डंडा ऊपर है, एक पाई, लेकिन जब ए की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ 2 पाई हो जाती है। ओ, इसमें एक पाई के साथ में एक डंडा भी लगाते हैं और इसमें 2 पाई, इसमें डंडा के साथ में 2 पाई लगाते हैं तो ये आओ हो जाए। तो ये मात्राएं हो गई, ठीक है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इनकी कुल संख्या अब 33 रह गई है हिंदी वर्णमाला में। कुछ व्यंजन समाप्त हो गए जो कि प्राचीन काल में बोले जाते थे, अब उनका प्रयोग ना होने के कारण वो वर्णमाला से उनको विद्वानों ने बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्पर्श व्यंजन की 5 पंक्तियां हैं और इनमें 5-5 वर्ण हैं। अंतिम वर्ण अनुस्वार होगा, का, खा। अब मूल व्यंजन हलंत सहित होता है। गा, घा, वां, ये अनुस्वार है। का, खा, गा, गा, वां। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, णा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। तो हिंदी में इनको कभी हलंत के सहायता से लिखते हैं और कभी इनको आधा करके भी लिख देते हैं। ये 5वें जो वर्ण होते हैं ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका हम आगे अभी जिनका वर्णन करेंगे। अनुस्वार क्या होते हैं? तो जैसे इसमें वहाँ है तो इसको ऊपर से बिंदी के रूप में भी लिख देते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये 25 हो गए, 5 गुणा 5। अब अंतस्थ व्यंजन है 4: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन है शा, 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 हा। शा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अब ऊष्म व्यंजन इसलिए हो गया क्योंकि इनको बोलते समय थोड़ा सा जो वायु मुंह से निकलती है वो गर्म वायु होती है। स्वर के साथ व्यंजन का प्रयोग कैसे होता है? अब जैसे हमने लिखा का, तो ये का क्या है? ये हलंत वाला का में छोटे आ की मात्रा है, तो ये स्वर के साथ व्यंजन का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से जब हम ये लिखेंगे तो इसमें हलंत वाले स्वरहीन का के साथ बड़े आ का मिश्रण है।
इसी प्रकार से जब की लिखेंगे, आपने 12 खड़ी बचपन में पढ़ी होगी, तो ये का प्लस छोटी ई का मिश्रण है। अब आते हैं अयोगवाह क्या होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ना ही व्यंजनों की भांति ये प्रयोग होते हैं, वर्ण के अंत में लगाए जाते हैं। अनुस्वार, जैसा कि अभी हमने बताया, संस्कृत में जो वर्ण पांचवा स्पर्श व्यंजन होता है, वो हिंदी में अनुस्वार के रूप में भी लग जाता है, संस्कृत में भी अब लगता है, लेकिन हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग अधिक होता है। और फिर है ये विसर्ग, इसका उच्चारण कुछ हा की तरह से होता है। तो जैसे ये अंक है, तो इसमें कौन सा वाला क्या है, इसमें ये बीच में ये आएगा अंक, ये इस तरह से। ऐसे ही कुंज है, इसको अंक को ऐसे लिखते हैं, ये जो आधा वर्ण है उसको ऊपर कर देते हैं, पूरे वर्ण को नीचे लटका देते हैं, कुंज। ये इस तरह से यहाँ का अनुस्वार बना। दंड, ये अणा का अनुस्वार बना। बंधन, ये ना का अनुस्वार बना। चंपा, ये मां का अनुस्वार बना। तो ये पांचवें वर्ण जो हैं वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गए। पांचवा स्पर्श व्यंजन जिसमें स्वर नहीं लगा है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। विसर्ग का उच्चारण जैसे अतः, प्रातः, पुनः, बालकः, तो ये विसर्ग हो गए। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब है वर्ण विन्यास। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संधि को समझने के लिए, क्योंकि आगे हम आपको संधियां समझाएंगे, तो संधियों को समझने के लिए ये वर्ण विन्यास समझना बहुत ज़रूरी है। और किसी शब्द को अंग्रेजी में लिखने के लिए भी वर्ण विन्यास बहुत ज़रूरी है। ये लाइट इसमें कम हो रही है। जैसे ये विद्या है, वा प्लस ई प्लस दा प्लस या प्लस आ, तो इसमें कितने वर्णों का प्रयोग हुआ? 5 वर्णों का प्रयोग हुआ विद्या में। इसको इंग्लिश मीडियम से अगर लिखेंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा। वी आई डी वाई ए। ऐसे ही आलय है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर आ गया पहले, फिर ला स्वरहीन आ गया, फिर ला में छोटे आ की मात्रा लग गई, फिर या, फिर या में छोटे आ की मात्रा लग गई। फिर है हिम, हा, ई, मां, आ, अर्थी, आ, रा, था, ई। ये जो ऊपर रा लगता है ये स्वरहीन रा होता है। ईस, आ, परम, पा प्लस आ, रा धन आ, मां धन आ। तो ये 6 बाण होगा इसमें। कवि, का प्लस आ, वा प्लस ई,
शुर, सा प्लस ऊ, रा प्लस आ। महेंद्र, ये बहुत लंबा वर्ड है, मा प्लस आ प्लस हा प्लस ए प्लस ना प्लस दा प्लस रा प्लस आ। इसमें रा पूरा है, जो नीचे रा लगता है वो पूरा रा होता है। महेंद्र। अब आप इसको चाहें तो देख लीजिए, इंग्लिश से लिख के बिल्कुल यही स्पेलिंग बैठेगी। और इसमें जो संधि है वो गुण संधि है, हा महा, नहीं महा प्लस इंद्र है, तो इसमें आ और ए, आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे, आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे। तो महा का आ और इंद्र का ई मिलकर यहां पर ए बन गए हैं। आ प्लस ई, महेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये व्याकरण की जो मूलभूत बातें सीखी। अगले कालांश में हम आपको संधियां समझाएंगे। आप इसको ध्यान से, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आता है तो ये इसको ध्यान से आप देखें वीडियो को।